एक बार फिर अपनी ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में जो मैंने 2-3 बातें आपसे शेयर की, उसका मकसद एक ही था कि हम अपने मध्यकालीन जो साहित्य हैं, हमारे भारतीय भाषाओं के सभी भाषाओं के मध्यकाल में जो साहित्य रचा गया, उसको समझने के लिए हमें अब हमारी जो क्लासिकल बैकग्राउंड है दर्शन शास्त्र की, धर्मशास्त्र की, संस्कृति और सभ्यता की, उसके बगैर हम ना तो उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और ना उसको समझ सकते हैं। और ये जो क्राइसिस की बात मैंने कही कि आज दुनिया भर में जो दौर नया आ रहा है वो सभ्यताओं के अध्ययन का दौर है, और उसमें बदकिस्मती से जो हमारी भारतीय सभ्यता है, जिसको आज लोग इंडिक सिविलाइजेशन कह रहे हैं, उसको मार्जिनलाइज करने की कोशिशें हुई हज़ारों साल से कम 1000 साल। तो हमारा जो कांटेक्ट टूट गया, उस बारे में हमें एक कंसिडर्ड व्यू बनाने की ज़रूरत है। हमारा विरोध जो वेस्ट के माध्यम से नया ज्ञान आ रहा है उससे नहीं है। भर्तृहरि की मुझे एक बात याद आ रही है। वो कहते हैं कि वो लोग जो केवल अपनी परंपरा को ही जानते हैं, वो अपनी परंपरा को भी नहीं जानते। हमारी उलट स्थिति है। हमारी परिस्थिति ये है कि हम दूसरी जो परंपरा है उसको तो जानते हैं, अपनी परंपरा को नहीं जानते। वो किस तरह हमें भुलाई गई, पर अपनी परंपरा से हमें वंचित किया गया है, वो मैंने आपसे शेयर किया है। वो रिपीट नहीं करूँगा। मैं केवल यही कहूँगा कि जो मैंने आज जो अपनी ज़िंदगी में जो मैंने आज के संदर्भ में जो बात मैंने जो सीखी है, वो यही है कि जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जिस तरह की कदरें कीमतें, जो वैल्यूज़ हमें दी जा रही हैं, वो हमें अपने पैरों से उखाड़ रही हैं। उनका प्रत्युत्तर हमें अपनी विरासत से ही मिलेगा। ये बात मैंने आपसे कही। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा ग्लोबल टेररिज्म का जो क्राइसिस पैदा हो रहा है, उसका जवाब भी हमें अपनी सभ्यता की जो प्राइम टेक्स्ट हैं उनको लोगों को बताकर मिलेगा। हम भूल गए हैं कि हमारी जो बौद्धिक प्राप्तियां हैं उनका आज के संदर्भ में क्या महत्व है, वो हमें वेस्ट के लोग बता रहे हैं। तो ये तो बात मैंने आपसे की। अब सेकंड मैंने ये सोचा है कि एक मैंने HRD का प्रोजेक्ट किया था, वेस्टर्न क्रिटिसिज्म एंड इंडियन पोइटिक्स, ए कंपैरेटिव स्टडी। तो मैंने सोचा भाई जो मुझे आता है वही आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो मुझे नहीं आता वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए कुछ बातें मैंने सीखी हैं और उनका संबंध सभी साहित्य के अध्यापकों से है। एज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, हमारा पहला सरोकार जो है वो ये जानने में है कि आखिर जो साहित्यिक पाठ है उसको पढ़ा कैसे जाए, समझा कैसे जाए और उसकी परख कैसे की जाए। तो इस बात में मैं सबसे पहले वेस्टर्न क्रिटिसिज्म की बात पहले करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में एक निरंतरता है, उस तरह की निरंतरता हमारे काव्यशास्त्र में नहीं है।
उस तरह की निरंतरता वेस्टर्न पोइटिक्स में है। ये बड़ी अजीब बात है। जो पाश्चात्य जो साहित्य के बारे में, वेस्टर्न क्रिटिसिज्म के बारे में अरिस्टोटल से और प्लेटो से जो चिंतन सामने आया है, उसमें वेस्ट ने एक बहुत अमीर परंपरा का निर्माण किया है। और ख़ास तौर पे 20वीं शताब्दी में वेस्टर्न क्रिटिसिज्म की जो प्राप्तियां हैं वो बेजोड़ हैं। ये मानने में हमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आज जो ज्ञान का संसार है वो सभी को प्राप्त है। आज हम उसको अपने और पराये में उसको डिवाइड नहीं करते। तो इसी कारण मैं ये समझता हूँ कि साहित्य के बारे में, आलोचना के बारे में जो समझ पश्चिम में सबसे पहले यूनान में शुरुआत हुई, जिसकी हुई, उसको जान लेना बहुत अच्छा रहेगा। यूनान में जो साहित्य का सृजन हुआ, उसके बाद उसके बारे में चिंतन भी साथ साथ शुरू हो गया। वैसे भी कुदरती तौर पर जब कोई रचना सामने आती है तो उसकी पृष्ठभूमि में एक आलोचनात्मक दृष्टि भी होती है। जब कोई कविता रचता है तो उसके मन में कोई ना कोई कविता का सिद्धांत भी काम कर रहा होता है, बेशक वो उसके बारे में सचेत ना हो। तो यूनान में जो बात पहले सबसे उठाई गई वो ये उठाई गई कि कवि क्या करता है और इसका स्टेटस क्या है। इसके बारे में प्लेटो ने एक बात कही, वो नेगेटिव बात कही। नेगेटिव बात से शुरुआत हुई। वो नेगेटिव बात उसने कहा कि जो साहित्य है ये अनुकरण का अनुकरण है। उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल फिलोसफर था प्लेटो। उसने जो अपनी बेहतरीन किताब लिखी वो तो थी रिपब्लिक। तो रिपब्लिक लिखते हुए उसने एक बात कही। उसने कहा कि मेरा आदर्श गणराज्य है, उसमें कवियों का कोई स्थान नहीं। वो कहते हैं कवि अच्छे हैं, लेकिन इन अच्छे लोगों को गले में हार डाल के गणराज से बाहर निकाल दो। दे शुड बी शोन आउट ऑफ द रिपब्लिक। क्यों? वो कहता है कि जो कवि हैं ये भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। ये मैडमैन की तरह हैं और इनके पास जो ज्ञान है वो तीसरे दर्जे का है। इनके पास जो ज्ञान और अनुभव है ये वैसा ज्ञान और अनुभव नहीं जो एक कलाकार के पास होता है। एक जो व्यवहारिक कलाकार है, जैसे मतलब एक कारपेंटर है, वो एक कुर्सी बनाता है। वो कहता है वो तो कलाकार है, उसने एक जो डिवाइन एक फॉर्म्स हैं माइंड के थ्रू उसने जो एक दैवी संसार है उसमें परम रूप उसमें पड़े हुए हैं। उसकी अपनी फिलॉसफी है। वो कहता है दुनिया के जितने भी हम रूप आज देख रहे हैं इनका कोई ना कोई मॉडल एक वर्ल्ड माइंड में पड़ा हुआ है। तो जो प्रैक्टिकल आर्टिजन है, आर्टिस्ट की बात नहीं वो करता। आर्टिजन क्या करते हैं कि उसको अपने मन से समझ के उसका एक इमिटेशन पेश कर देते हैं। कलाकार क्या करता है? कलाकार उस इमिटेशन को फिर कला में उतार के उसका इमिटेशन करता है। इसका मतलब वो तो तीसरे दर्जे का हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और उसकी सार्थकता पर उसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो उसके जो शिष्य ने, अरिस्टोटल ने, जहाँ से वेस्टर्न पोइटिक्स का जन्म होता है, उसने अपने गुरु की इस दृष्टि को बदल दिया। उसने ये कहा कि कला है तो अनुकरण, पर ये तीसरे दर्जे का नहीं दूसरे दर्जे का ही है।
उसकी आप परिभाषा देख लीजिए, जो पेरी पोइटिकास जो यूनान में, जिसको हम अरस्तु का काव्य शास्त्र के रूप में ट्रांसलेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं, उसने पोइट्री के बारे में डायरेक्ट बात नहीं की। उसने ट्रेजेडी की परिभाषा में हमें सजेस्ट कर दिया कि उसके मन में लिटरेचर की क्या परिभाषा है। वो परिभाषा हम देखते हैं, वो क्या है कि जैसे ट्रेजेडी के बारे में वो कहता है कि ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस हैविंग ए मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इटसेल्फ। कि जो ट्रेजेडी जो लिटरेचर का एक रूप है, उसके बारे में जो बात कही उसको यूनिवर्सलाइज कर देते हैं, साधारणीकृत रूप में कह सकते हैं कि सभी साहित्य का जो केंद्रीय तत्व है वो अनुकरण है। अनुकरण का जो सिद्धांत है उसने शुरुआत की साहित्य के बारे में हमारी समझ बनाने की। अब आप उसी दौर में आज से 2500 साल पहले और हमारे देश में जो भरत मुनि हैं उनकी रचना को देख लीजिए। भरत मुनि ने नाम अपनी किताब का रखा नाट्य शास्त्र, अरस्तु ने रखा था काव्य शास्त्र। अरस्तु काव्य शास्त्र के माध्यम से बात नाटक की कर रहा था, और जो भरत मुनि हैं वो नाट्य शास्त्र के माध्यम से सारे काव्य की बात करें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और भरत मुनि ने चिंतन करते हुए जो बात कही वो मिल जाती है दोनों में। उसमें जो बात कही गई कि दो बातें कही कि भाव अनुकृतिर नाट्यम, नाटक क्या है, वो भावनाओं का अनुकरण है। दूसरी बात कही अवस्था अनुकृति नाट्यम, कि नाटक जो है वो अवस्था का अनुकरण है। तो अनुकरण शब्द तो साझा हो गया, ईस्ट और वेस्ट यहाँ इकट्ठे हो गए। इसका मतलब है कि जो कला का संसार है उसको जब हमने बौद्धिक रूप से समझने की कोशिश की तो हमने ये पहला असूल बनाया कि कवि, कलाकार, नाटककार और कथाकार क्या करते हैं, ये अनुकरण करते हैं। कर्ण का अनुकरण होता है। अनुकरण का मतलब जो कर्ण के बाद में आए। कर्ण तो लोग करते हैं, कवि उसका अनुकरण करता है, ये सिद्धांत है। तो इसमें उसने जो दूसरी बात कही वो थी लिटरेचर की वैलिडिटी को स्थापित करना। अरस्तु ने कहा कि जो लिटरेचर है, पोइट्री है, ये एक वैलिड नॉलेज है, अपने गुरु के विचार के बिल्कुल बरखिलाफ। उसने जो लिटरेचर का जो ज्ञान है, लिटरेचर के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसने इसकी तुलना फिलॉसफी और हिस्ट्री से की कि जो लिटरेचर में ज्ञान मिलता है उसमें तथ्य नहीं है, उसमें सत्य है। उसमें फैक्ट तो नहीं है लेकिन सत्य है। कल्पनाशील रूप में सच्ची बात कही जाती है, ये उसका मतलब था। इसका मतलब लिटरेचर इज ट्रूअर देन हिस्ट्री एंड लॉफ्टियर देन फिलॉसफी। फिलॉसफी जो लव ऑफ विजडम है वेस्ट में, जो विद्या के बारे में प्रेम है जिसको फिलॉसफी कहा गया है, वो कहता है लिटरेचर भी इसकी जो असली वैलिडिटी है, सार्थकता है, वो ये है कि ये फिलॉसफिकल नॉलेज की तरह ही है। ये हमें एक ऐसा ज्ञान प्रदान करता है लोगों की कथा कहानियों के माध्यम से जो जीवन के ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बातें शुरुआत हुई कि लिटरेचर को किस तरीके से समझा जाए, और फिर उसके बाद में लिटरेचर की जो डिफरेंट रूप्स हैं
यूनान में एक और खूबसूरत बात कही गई कि लिटरेचर के 3 मुख्य रूप, जो बुनियादी रूप हैं, उनकी निशानदेही की गई। वो क्या हैं? वो हैं नाटक, कथा और कविता। आप देखो, ये 3 प्योर फॉर्म्स हैं साहित्य के, जो प्योर फॉर्म है, शुद्ध रूप हैं। कविता, कहानी और नाटक। इनको उन्होंने समझने की जब कोशिश की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूलेशन सामने आई। यूनान वालों की ये कमाल की बात थी। वो कहते हैं कि देखो, इन तीनों रूपों को अगर हम अलग अलग करके समझें तो इनमें भाषाई प्रयोग को देखो, उसमें फ़र्क है। इनका जो अलगपन है ना, कविता कथा से नहीं मिलती, कथा नाटक से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? एक कारण उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा इसमें भाषाई प्रयोग अलग अलग है। कविता में कवि अपनी बात कहता है, कथा में दूसरे की बात सुनाता है, नाटक में ना अपनी कहता है ना दूसरे की सुनाता है, बल्कि दूसरों को अपनी बात कहने का मौका प्रदान करता है। ये उसकी फॉर्मूला। 3 रूप हैं। आप देख लो, ये तीनों रूपों की जो बुनियाद है, जो उसका केंद्रीय तत्व है, उसको पकड़ने की बात है। पोइट्री में आप देखो कि वो संबोधन होता है। वो कवि अपने जीवन अनुभव को शब्दों के माध्यम से पेश कर रहा होता है। प्योर कविता में ऐसे अपनी, जैसे लगता है कि कवि अपनी मन की बात हमारे तक सुना रहा है। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं होता। कहानी में होता है एक सी राजा एक सी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। तो मतलब एक सी राजा, इसका मतलब दूसरे की गल कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं। और नाटक में जो राइटर है वो बैकग्राउंड में चला जाता, निर्लिप्त नहीं होता, रचयिता वही रहता है, लेकिन वो दर्शक भी बन जाता है। वो पात्रों की कल्पना करता है, अपनी बात को पेश करने के लिए एक किरदारों की रचना करता है। वो बात करते हैं तो फिर वो एक तीसरी बात होगी। इस तरह ये एक लिटरेचर के बारे में जो बौद्धिक ज्ञान है वो पश्चिम में सामने आया। और इसमें 2-3 बातें और सामने आई, उनको भी आप देख लीजिए। बाकी बहुत सी हैं, लेकिन मैं आपको एक वर्ल्ड व्यू देना चाहता हूँ कि जब हम लिटरेचर के विद्यार्थी हैं तो ये शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन सी बातें हमारे चिंतकों ने वेस्ट में क्या समझा। प्लेटो ने एक बात और कही थी। उन्होंने ये कहा कि जो कवि होता है वो क्या करता है, वो अपनी बात एक इंस्पायर्ड एक ऐसी उत्तेजित अवस्था में होता है तब अपनी बात करता है। मतलब वो खुद बात नहीं कर रहा, उसके माध्यम से, उसकी दीवानगी के द्वारा कोई और उसको प्रेरित कर रहा होता है। ये एक सिद्धांत आया है। इसका मतलब ये कविता का डिवाइन इंस्पिरेशन ऑफ पोइट्री, डिवाइन इंस्पिरेशन पोइट्री का जो सिद्धांत है वो प्लेटो ने दिया था। अरिस्टोटल ने इसको भी बदल दिया। उसने कहा ये तो कला है, इसमें तो भाषा की अपनी शक्तियां हैं, उसमें भाषा की शैली की, उसमें बहुत सारा ऐसे उपकरण हैं जो सीखने की कला है। प्लेटो ने कहा सीखने की नहीं है, सीखा सिखाया आता है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आती है प्लेटो के डायलॉग में। प्लेटो के डायलॉग में एक पात्र है, वो महाकाव्य का उच्चारक था, कथाकार था। वो आ रहा था तो सोक्रेटिस उसमें कैरेक्टर है। प्लेटो ने क्या किया, अपनी बात कहने के लिए अपने गुरु को कैरेक्टर में पेश कर दिया। और सोक्रेटिक मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुकरात उसको मिला, सुकरात ने उसे पूछा भी कहाँ से आ रहे हो, बड़े तुम तो मशहूर आदमी बन गए हो, तुम्हारा तो यूनान में बड़ा नाम है, तुम तो महाकाव्यों की ऐसी कथा करते हो कि सारे आश्चर्य कर उठते हैं।
उसको बड़ी फूंक दी जरा। वो कहते जी हाँ। कहते वैसे ये तुम जब बात करते हो तो तुम्हें ये कौन सिखाता है? वो कहता मैं खुद ही करता हूँ। तो उसको बातों में उलझा के उसने, जो सोक्रेटिस ने उसको ये साबित कर दिया कि जो बात वो करता है उसके पीछे डिवाइन इंस्पिरेशन काम करती है। लोग उसकी बात सुनते हैं लेकिन असल प्रेरणा स्रोत उसका डिवाइन ही है। अच्छा, सुकरात ने उसका जो मेथड है ना, वो है कि लोगों को अपनी बात कहने के लिए, उनकी बात रिफ्यूट करने के लिए उनको मौका देता था। अपनी तरफ से किसी का विरोध नहीं करता था। वो कहता था, जैसे मान लो उसने कहा भाई किसी ने विद्वान को पकड़ लिया, वो आया कि भी सुकरात मुझे ये बताओ कि वर्च्यू क्या है, सद्गुण क्या है? कहता मेरे को तो पता नहीं। कहता क्यों मजाक कर रहे हो? तुम्हें तो यूनान की वो एक ज्योतिष की एक औरत है स्फिंक्स, उसने ये घोषित कर दिया है कि यूनान का सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो सोक्रेटिस है। तो तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अब अनपढ़ हूँ। वो कहता उसने क्या कहा? कहता हमने उससे पूछा था कि पहले तो वो जो उसमें है ना, जो राजा ईडिपस का नाटक शायद आपने पढ़ा हो, पंजाबी वालों ने तो पढ़ा, हिंदी वालों में शायद नहीं पढ़ा। उसमें आता है उसमें जो ओरेकल ऑफ डेल्फी की बात है। डेल्फी के शहर में एक ओरेकल ज्योतिष विद्या की एक मंदिर में एक औरत, तो वो भविष्यवाणी करती है। वो भविष्यवाणी जो करती थी वो एम्बिगुअस होती थी। इंटरेस्टिंग बात उसमें थी, एम्बिगुअस का मतलब धुंधली बात कहती थी, और उसके झांसे में आके कई बार वो गलती कर बैठते थे लोग। मिसाल के तौर पर उन्होंने, एक राजे ने पूछा जाके कि मैं फलां राज्य के ऊपर हमला करने जा रहा हूँ, मेरे को इसका फल क्या होगा? उसने कहा इसका फल होगा कि एक राज तबाह हो जाएगा। वो एकदम जाके उसने हमला कर दिया, उसका अपना राज तबाह हो गया। इसका मतलब उसकी भविष्यवाणी तो सच्ची होगी। इसी तरह की बातें करती थी। तो वो कहने लगे, उसने सुकरात को कहा कि देखो हमने उसके लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि धुंधली बात कहे। हमने तो उसमें एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि सारे यूनान में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? इसमें तो कोई धुंधलापन हो नहीं सकता। तो उसने ऐलान कर दिया कि सोक्रेटिस। वो कहता अब भी धुंधलापन है। कहते क्यों? कहता है कि उसने ये सुन रखा है कि मेरी जो विद्वान और बुद्धिमान और बेवकूफ़ की जो परिभाषा वो क्या है। वो कहते हैं एवरी फूल इज़ वाइज अनलेस ही स्पीक्स, कि जो बुद्धिमान वो है जो अपनी मूर्खता का ज्ञान हासिल रखता है। कहता है मेरे को अपनी मूर्खता का ज्ञान है, इसीलिए मैं बुद्धिमान हूँ, इसी में तो धुंधलापन है। तो ये बात तो मैंने आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कही थी। जो हमारे यूनान में जो साहित्य के बारे में बातें हुई, उसमें बहुत देर तक, मध्यकाल तक अरस्तु की जो दृष्टि थी वो काफ़ी प्रचलित थी। उसमें जो बात समझने वाली है कि लिटरेरी राइटिंग को एक स्ट्रक्चर के रूप में देखा गया, और स्ट्रक्चर में कथा और कथानक का कॉन्सेप्ट सामने आया कि कथा जीवन में होती है, कथानक लिटरेचर। और कथा में और कथानक में जो उसने डिफाइन करके जो बारीकियां समझाई, वो वेस्टर्न क्रिटिसिज्म में बहुत देर तक बहुत कारामद रूप में सामने आई। और इसी तरह चलती रही बात। बीच बीच में कुछ दौर आए वेस्ट में, जब लिटरेचर को क्रिश्चियनिटी में लेके एक नई शुरुआत हुई। उसकी बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। मैं सीधे 20वीं शताब्दी में, क्योंकि वेस्टर्न क्रिटिसिज्म का जो वास्तविक जो उसका असर है और जो उसने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में
साहित्य दर्शन के क्षेत्र में जो बातें कही हैं और जो आज भी बहुत महत्वशील हैं, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो 20वीं शताब्दी में अमेरिका और रूस, दो देशों में तकरीबन समानांतर रूप में एक दूसरे से अलग साहित्य के बारे में चिंतन शुरुआत, और वो चिंतन था द लिटरेरीनेस ऑफ लिटरेचर। पहली बार साहित्य की साहित्यिकता के बारे में प्रश्न उठाया कि वो कौन सी चीज़ है जो लिटरेचर को लिटरेचर बनाती है। ये सवाल बहुत ही अहम था। तो इसके जवाब में जो अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म है, उन्होंने अपना मत सामने रखा। वो एक शुरुआत थी लिटरेचर को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में स्थापित करने की तरफ। नहीं तो लिटरेचर को एक अपना एक स्वतंत्र रूप में अनुशासन नहीं माना जाता था, एक सेकेंडरी रूप में लिया जाता था। लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म के रूप में एक नई बात ऐसी हुई जिसने लिटरेरी स्टडीज़ को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित किया। उन्होंने 2-3 बातें की। वो एक बात तो थी कि लिटरेचर को समझने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर रहकर बात करो। अंदर रहकर बात करो कहते हैं कि लिटरेचर को रचने में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो राइटर होता है, जो लिटरेरी एक्टिविटी है ना, इसके 4 स्तंभ हैं। एक है राइटर, दूसरा है रीडर, तीसरी है राइटिंग, और चौथी चीज़ है वो दुनिया जिसके बारे में लिटरेचर बात करता है। W.H. अब्राम्स ने एक किताब लिखी है मिरर एंड द लैम्प। उसने ये बात बहुत स्पष्ट की है कि लिटरेचर को समझने के लिए ये 4 धुरे हैं उसके। इनको आप समझोगे तो लिटरेचर समझ आएगा। आप देखो कि 20वीं शताब्दी में जितना चिंतन हुआ है वो इन 4 धुरों के बारे में है। पहले क्रिटिसिज्म होती थी राइटर से जुड़ी हुई। राइटर से जुड़ी हुई जो बात अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, जो लेखक है उसकी बायोग्राफी देख लो कि जो लिखने वाला है वो कौन है। लिखत की बात नहीं करते थे कि हम कहते थे कि इसका लेखक बड़ा महान है, उसका ये है, उसका वहाँ ये बचपन में ऐसा हुआ। सारी बातें वो अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स ने कहा कि ये तो फजूल बातें हैं। ये बातें तो जो हमारी रचना है उसके कारण के बारे में है, लिखने वाले के बारे में, लिखते के बारे में तो बात ही नहीं करते। जब लिटरेचर की रचना की बात आती है आप बात छोड़ देते हो, आप बात वहीं ख़त्म कर देते हो कि इसका लेखक बहुत महान है, उसकी बायोग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सभी बातें कर दोगे आप। जैसे हमारे पंजाबी में था संत सिंह सेखों ने लिखा भाई वीर सिंह ते उन्हों दा युग। भाई वीर सिंह की रचना के बारे में बात नहीं की उसने कि भाई वीर सिंह कौन थे, उनका युग कैसा था। ये वही मिसाल थी जिसको अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म ने रिजेक्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा वो कहते हैं कि ये भ्रांतियाँ हैं। उन्होंने कहा कि दीज आर द फैलिसीज ऑफ क्रिटिसिज्म। दूसरी भ्रांति ये है कि हम कला का पाठक के ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसका अध्ययन करें। वो कहते हैं कि पाठक तो बाद में आता है, लेखक पहले था, पाठक बाद में था। ये आगे पीछे की बात छोड़ो, इधर उधर की क्यों बातें करते हो। बात तो वो है, वो राइटिंग की बात करो। तो राइटिंग क्या है, वो कहते हैं राइटिंग है वर्ड्स ऑन ए पेज। तो उन्होंने हमारा जो ध्यान था, जो उनके ख्याल से, इनसे हम जब बहस करेंगे ना तो बात समझेंगे उन्होंने भी गलती की। उन्होंने ये बात स्थापित की कि देखो अगर लिटरेचर की जो अगर आपने स्टडी करनी है, साइंटिफिक स्टडी करनी है, तो सिर्फ राइटिंग की बात कीजिए।
और इसलिए लिटरेचर को उन्होंने कहा कि ये कविता जो है, उन्होंने कविता को सामने रख के अपनी फार्मूलेशन पेश की हैं और उसके बारे में एक लफ्ज़ उन्होंने, वो आप समझ लोगे कि उनकी थ्योरी क्या है। वो कहते हैं कि लिटरेचर, जब पोइट्री इज़ ए वर्बल आइकॉन, जो कविता है ये शब्द मूर्ति है। जैसे कलाकार मूर्ति की रचना करता है, उसका माध्यम और होता है, लिटरेचर का माध्यम भाषा है ये, लेकिन क्या है, ये भाषा के माध्यम द्वारा एक मूर्ति का निर्माण करने की कला है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने लिटरेचर की स्टडी के लिए एक सीमित कर दिया, उसको हम कहते हैं कि उन्होंने लिटरेचर को हर्मेटिकली सील कर दिया। तीसरे जो एलिमेंट था उसका, वो था वर्ल्ड, दुनिया, उसको भी सील कर दिया। उन्होंने कहा दुनिया के बारे में तो दुनिया को देखो, लिटरेचर तो एक अपनी शब्दों की कलाकारी है और इसमें जो सिद्धांत काम कर रहे हैं जो उसके अंदर ही हैं, उनको कहते हैं कि स्ट्रक्चरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेचर। उन्होंने एक नई बात की, मान लो वो कहते हैं कि अगर किसी कविता को देखना है ना, तो उसमें उसके एक संगठन सिद्धांत है। वो सिद्धांत 3-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। एक तो है टेंशन, एक है पैराडॉक्स, एक है आयरनी, एक है एम्बिग्विटी। कि कवि जब कविता लिखता है वो क्या करता है, अब किसी कविता को देख लो, उसमें दो विरोधी तत्वों का या तो टेंशन होगी, टेंशन होती है, तनाव होता है, दो विरोधी ताकतें एक दूसरे को के उलट खींचती हैं और वो तनी होती हैं और इससे एक कविता का संसार सामने आता है। या दूसरा सिद्धांत उसमें ये हो सकता है कि उसमें पैराडॉक्स हो, विरोधाभास हो, विरोध हो नहीं, नज़र आता हो। जैसे गुरु नानक देव जी की रचना है, सहस तव नैन नन नैन है तोहे को। एक स्टेटमेंट ये कहती है प्रभु के बारे में कि तेरे हजारों नेत्र हैं, सहस तव नैन। दूसरी स्टेटमेंट उसको काट रही है, नन नैन है तोहे को, नहीं तेरा कोई नेत्र नहीं। और इंटरेस्टिंग बात है, ये पुरुष सूक्त से जुड़ी हुई बात है। पुरुष सूक्त में वो 1000 हाथ वाले पुरुष की बात की गई है। गुरु भी कहते हैं भी तेरे हजारों हाथ हैं, हजारों तेरे नेत्र हैं। अच्छा, लेकिन जो अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें एक सिद्धांत काम कर रहा है। इस कविता की खूबसूरती इस बात में है कि इसमें विरोध नहीं, विरोधाभास है। विरोध के द्वारा एक तीसरी बात कही गई है कि एक बात कह के उसको काट के हमें ये बताया जा रहा है कि जो प्रभु है उसकी हजारों आंखें हो भी सकती हैं, और ज़रूरी नहीं कि जैसी हमारी आंखें हैं वैसी ही उसकी आंखें। तो ये मतलब कविता की कलाकारी का एक नमूना है जो उन्होंने समझने की कोशिश की। उन्होंने आधार बनाया को रचना के अंदर आंतरिक जगत को, जो वर्ड्स ऑन ए पेज की बात उन्होंने की, उसका मतलब यही था कि कविता को समझने के लिए उसकी भ्रांतियों से मुक्त होना चाहिए। ना लेखक की बात करो, ना रीडर की बात करो, ना उस दुनिया की बात करो जिसके बारे में बात की जा रही है, सिर्फ कविता को कविता की तरह देखो। तो ये उनका अपना सिद्धांत था। इसी तरह की बात रशियन फॉर्मलिस्टों ने की। रशियन फॉर्मलिस्टों ने एक दूसरे एंगल को अपनाया। उन्होंने कहा कि लिटरेचर जो है वो एक डिफेमिलियराइजेशन है, जानी पहचानी चीज़ को अजनबी बना के पेश करने की कला है। और अजनबीकरण या उसको एलियनेशन, डिफेमिलियराइजेशन उनका शब्द है। डिफेमिलियराइजेशन को उन्होंने भाषा के रूप में लिया है कि जो भाषा हम आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं उसको
कवि क्या करता है, उसको डीफैमिलियराइज कर देता है। डीफैमिलियराइज, जाने पहचाने को अजनबी करना, उनकी नज़र में एक सिद्धांत है कविता के अंदर जो काम कर रहा है। और उन्होंने इसका महत्व ये बताया कि इससे होता क्या है कि अजनबी बनाने में कवि क्या करता है, हमारे ध्यान को एकाग्र कर देता है। हमारी जो नज़र आम दुनिया को हम देखते हैं, वो कहते हैं कि हम तो लेवल पढ़ने की जैसे हैं। अगर आप बाज़ार में से गुज़र जाओ, हज़ारों लोग आपको मिलेंगे, किसी की याद नहीं रहेगी आपको। लेकिन कोई अगर ऐसा मिल जाए जो अजनबी सा लगे, वो आपको याद रहे। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जो लिटरेचर में भाषा क्या करती है, हमारे परिचित अनुभव को, वो अनुभव प्रेम का भी हो सकता है, वो दुख का भी हो सकता है, उत्साह का भी हो सकता है, उसको इस ढंग से पेश करना कि हमारा ध्यान आकर्षित हो जाए, हमें वो उसके बारे में हमारी चेतना को प्रचंड करना, ये एक, उन्होंने कहा कि ये काव्य का सिद्धांत है। एक उर्दू का शायर कहता है, जिस धज से कोई गया मक्तल में, वो शान सलामत रहती है। इस जान की तो कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। तो ये क्या है, ये एक अजनबीकृत रूप में हमारे उस शायर ने हमें एक चेतना दी कि जो शहीद है उसमें और आम आदमी में क्या फ़र्क है। और उसमें बात क्या की गई कि जो निडर होकर, निर्भीक होकर जो जाता है कत्लगाह की तरफ, वो शान ही है जो सलामत रहती है। जान तो हमारी जैसी है, उसकी जान तो आनी जानी है, लेकिन सलामत रहने वाली शान है। इसमें डिफेमिलियराइजेशन भाषा में कई लेवल पर ऑपरेट कर रही है। जैसे हमारे भारतीय काव्यशास्त्र में जो साहित्य को परिभाषित किया गया है ना, कि शब्दार्थो साहित्यो काव्यो, शब्द के रूप में भी और अर्थ के रूप में भी चिंतन है हमारा। इसमें भी देखिए, जो शेर उर्दू का शेर है, इसमें एक तो एक तख्ते की तरफ जाते हुए आदमी का एक दृश्य है, शान से, जिस शान से जा रहा है। आपने देखा ना, जब वो इराक़ का जो सद्दाम हुसैन था, उसकी एक वीडियो क्लिपिंग दिखाई गई थी। उसको कहा गया लास्ट में कि आप ये नकाब पहन लो, वो कहता तुम पहनो, मैं नहीं पहनूँगा। सद्दाम को कितना भी आप नफ़रत करो, उसका ये अंदाज़ है वो हमारे मन में प्रभावित करता है कि ये वो आदमी है जो कत्लगाह की तरफ जाते हुए शान से जा रहा है। तो ये बातें जो हैं, एक तो स्थिति में अजनबीकरण है, ऐसे कोई जाता नहीं, कम से कम एक साधारण आदमी नहीं जा सकता। और एक तो भाषा में शब्दों के माध्यम से जो बात कही जाती है, वो उन्होंने इस तरह समझने की कोशिश की। उसके बारे में बड़ी बहस हुई और इसके बारे में हमने बाद में देखा कि हमारे जो वक्रोक्ति सिद्धांत के हमारे भाषा चिंतन के लोग हैं, उनसे बड़ी समानता है। हमारे जो भारतीय काव्यशास्त्र में भी कहा गया, वक्रोक्ति रेव काव्य से जीवतम, कि टेढ़ा कथन है, जो वक्रोक्ति है, टेढ़ी उक्ति है, वो लिटरेचर है। तो रशियन फॉर्मलिस्ट भी आज के ज़माने में हमारी वही बात को उसको रिपीट कर रहे हैं कि ये भी एक शैलीगत एक प्रयोग है, भाषा को अजनबीकृत बना के सीधे कथन की बजाय टेढ़े कथन में पेश करना। तो ये लिटरेचर को समझने में रशियन फॉर्मलिस्टों ने जो बातें की, एक तो उन्होंने सिद्धांत ये दिया अजनबीकरण या डीफेमिलियराइजेशन, लेकिन जो बड़ी प्राप्ति उनकी है, जो उनकी देन है, वो नैरेटोलॉजी के रूप में, जिसको हम वृत्तांत शास्त्र पंजाबी में कहते हैं। जो नैरेटोलॉजी जो है,
कि कथा का कथा शास्त्र क्या है। इससे पहले नाट्य शास्त्र था, पोइटिक्स थी, लेकिन कथा का कथा शास्त्र नहीं था। किसी चिंतक ने रशियन फॉर्मलिस्टों से पहले कथा का शास्त्र बनाने की बात नहीं सोची, क्योंकि कहानी तो जीवन का एक खुला रूप माना गया है। कहानी किसी भी विषय में हो सकती है, कोई भी बात उसमें कही जा सकती है, कोई भी पात्र लिया जा सकता है। इसमें मतलब जानवरों को भी पात्र के रूप में लिया जा सकता है, और दूसरी चीज़ों देवी देवताओं को भी लिया जा सकता, किसी को भी लिया, कोई खास विशेष बात इसमें नहीं थी। रशियन फॉर्मलिस्टों ने कथा और कथानक को रीडिफाइन किया, ये उनकी विशेष प्राप्ति है, ये समझने की बात है। उन्होंने इसको पलट दिया। अरिस्टोटल ने तो ये कहा था ना कि कथा तो पहले होती है, जीवन में कथा होती है। जो कथाकार क्या करता है, उसकी घटनाओं को पुनर्तरतीब करके उसका एक प्लॉट कंस्ट्रक्शन करता है, तब कहानी बनती है। जैसे राजा इडिपस है, उसकी कहानी यूनान की कथाओं में पहले से मौजूद थी, लेकिन सोफोक्लीज ने क्या किया, सोफोक्लीज ने उसी जो प्रचलित यूनानी कथा थी उसका एक नाटक रच दिया, और वो कहानी को आखिर से शुरू करता है। कहानी पहले हो चुकी है। जब राजा इडिपस हम पढ़ते हैं ना, इडिपस रेक्स उसका नाम है, तो उसमें सारी बात हो चुकी है। राजा सारा जो गुनाह कर चुका है, उसको केवल अपने गुनाह का ज्ञान होना है, वो ट्रेजेडी है, वो नॉलेज की ट्रेजेडी है। और यहाँ ही वो रशियन फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि ये टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है कि घटनाओं को एक ऐसा रूप देना कि उसके माध्यम से एक नई बात सामने आए। तो मतलब उसमें कार्य कारण का संबंध देखना। जब हम ये कहते हैं ना कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए और ख़त्म कहानी थी, ये तो हो गई कहानी। अगर हम कहें कि एक राजा था, एक उसकी रानी थी, राजा मर गया, रानी उसके गम में मर गई, ये कथानक है। इसका मतलब पहली घटना का दूसरी घटना के साथ एक कार्य कारण संबंध जोड़ दिया गया। तो इस तरह की बारीकियों के और उन्होंने रशियन फॉर्मलिस्टों ने एक नया नाम रखा, फैबुला एंड सुजेत। कथा और कथानक की बजाय उन्होंने अलग सा कॉन्सेप्ट दिया। उसका कारण था, उन्होंने कहा कि आम धारणा तो ये है कि कहानी पहले होती है, कथानक बाद में बनता है। वो कहते हैं नहीं, कथानक पहले होता है, कहानी बाद में उसमें से निकाल के हम करते हैं। ये मॉडर्न लिटरेचर पे होती है, ये बात लागू होती है। जो क्लासिकल लिटरेचर है उसमें तो कहानी, जो नाटककार हैं या दूसरे लोग हैं, वो प्रचलित कथा को लेकर ही बात करते हैं। लेकिन मॉडर्न लिटरेचर में क्या होता है, मॉडर्न लिटरेचर तो कल्पनाशील रूप में एक कथानक की रचना करता है। बाद में हम उसको समझने के लिए उसको पुनर्तरतीब देते हैं घटनाओं को। तो वो जो है, वो कहते हैं कि पहले लफ्ज़ से जब कहानी पढ़ते हैं, पहले सफ़े से, पहले लफ्ज़ से ही कथानक शुरू हो जाता, कहानी शुरू नहीं होती। उनका जो लफ्ज़ है वो सुजेत है। तो मतलब उन्होंने कुछ ऐसी बातें हमारे सामने रखी जो हमारी कथा शास्त्र को विकसित करने में मदद करती है। और इन्होंने फिर क्या किया, कुछ और बातें भी बताई कि जो इसके अंदर जो सिद्धांत काम करते हैं उनका उन्होंने डिफ़ाइन किया कि जो कहानीकार होता है वो कुछ फंक्शंस को लेता है, कैरेक्टर्स को भी नहीं लेता। जैसे नायक है, वो कहते हैं नायक एक तो नायक है ना, एक विशेष व्यक्ति हो गया। एक है नायकी का फंक्शन, कि एक नायकी का जो फंक्शन है उसमें
हज़ारों किरदार रखे जा सकते हैं। मतलब एक नायक एक शहज़ादा भी हो सकता है, एक फ़कीर भी हो सकता है, एक योद्धा भी हो सकता है, एक संत भी हो सकता है, कोई भी लेकिन फंक्शन एक ही है। जो कहानी किसी किरदार को नायक के रूप में स्थापित करेगी वो कई तरह के हो सकते हैं। वो कहते हैं अगर इसकी ग्रामर देखनी है, कहानी की ग्रामर को देखना है तो उसके फंक्शंस को देखिए। इसी तरह खलनायक है, खलनायक के अनेकों रूप हो सकते हैं, जैसे नायक के रूप हो सकते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, जो रूसी परी कहानियाँ थीं, व्लादिमीर प्रॉप ने उसमें बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि जो परी कहानियाँ कैसे बनती हैं, इनमें कुछ फंक्शंस होते हैं और उसमें एक ख़ास तरतीब से बात बनती है। तो मतलब इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाहता हूं कि वेस्ट में लिटरेचर को समझने में जो बातें हुई उसका हमें क्या लाभ हो सकता है, टेक्स्ट को स्टडी करने में क्या लाभ हो सकता है। ये शुरुआत में दो क्रिटिकल, इसको कह सकते हैं, अप्रोचेस टू लिटरेचर, जो साहित्य को समझने के लिए जो पहुंच है, अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म एंड रशियन फॉर्मलिज्म, ये एक ही तरफ जा रही थी। और इनका जो सारा जोर है वो फॉर्म को समझने के ऊपर है। पहले जोर कंटेंट के ऊपर था। पहले जब हम लिटरेचर के बारे में बात करते थे तो ये बात करते थे कि इस कविता में है क्या। इन दोनों आलोचना प्रणालियों ने क्या किया कि ये बात तो गैर ज़रूरी है कि लिटरेचर में क्या कहा गया, कैसे क्या कहा गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि लिटरेचर का अगर विज्ञान बनाना है तो हमें इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि लिटरेचर कैसे बात करता है, क्या बात करता नहीं, व्हाट एंड हाउ, इसमें फ़र्क किया। हमारा जो लिटरेचर की थ्योराइज करने का है ना, जो सिद्धांतीकरण जिसको कह सकते हैं, उसका प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन साहित्य की जो विषय है उसके बारे में नहीं है।